हेलो एवरीवन, मेरा नाम ब्रिजेश मौर्य है और आपका स्वागत है बीएम लॉ क्लासेस में। आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं लेसन 15 जो बात करता है प्रोसीजरल कंप्लायंस अंडर द जीएसटी। इसका मतलब जीएसटी में जितने भी प्रोसीजरल कंप्लायंस है, हमारे जितने भी कंप्लायंस रिलेटेड टू फॉर्म रजिस्ट्रेशन, ई वे बिल, रिफंड, टैक्स इनवॉइस, ये सारी चीजें हम इस चैप्टर में कंप्लीट करेंगे। इस चैप्टर में कंप्लीट करेंगे। एक और बात, स्टार्ट करने से पहले अभी भी जिस स्टूडेंट ने वॉचिंग कर रही है वीडियो वॉचिंग कर रहा है वीडियो और अभी भी सब्सक्राइब नहीं करा, सो प्लीज सब्सक्राइब कर लीजिए। मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट मेरी वीडियो देख रहे हैं, पढ़ रहे हैं, सीख रहे हैं, पर सब्सक्राइब नहीं कर रहे। सो आई रिक्वेस्टेड यू प्लीज सब्सक्राइब दिस चैनल फॉर रेगुलर अपडेट एंड रेगुलर चैप्टर। सो लेट्स स्टार्ट। सो इस हम चैप्टर में जो पढ़ेंगे वो GSTIN, गुड सर्विस टैक्स आइडेंटिफिकेशन नंबर पढ़ेंगे, रजिस्ट्रेशन, एग्रीगेट टर्नओवर, ई वे बिल, रिफंड और टैक्स इनवॉइस, और रिलेटेड टू मोर पॉइंट्स और भी हम कंप्लीट करेंगे। नाउ रिलेटेड टू जीएसटी हम इसमें दो चीज पढ़ेंगे, सेंट्रल गुड्स एंड सर्विस एक्ट 2017 की पूरे सेक्शन कवर करेंगे, 22 से 40 तक, 42, 40, 60, 170, 68 तक, और 146 एंड 171 ये दोनों भी कंप्लीट करेंगे। देन चैप्टर थर्ड ऑफ सेंट्रल गुड एंड सर्विस एक्ट डील विद द रजिस्ट्रेशन प्रोविजन। जो रजिस्ट्रेशन प्रोविजन होता है अंडर चैप्टर थर्ड दे रखा है गवर्नमेंट सर्विस टैक्स के एक्ट के अंदर उसके साथ हम जीएसटी रूल भी पढ़ेंगे, उसके साथ हम जीएसटी रूल भी पढ़ेंगे। यहाँ पे एक्ट की जगह क्या लिखना है, रूल 2017, ठीक है। ये ये भी हम कंप्लीट करेंगे इसी के साथ, जब हम रजिस्ट्रेशन के प्रोसेस पढ़ेंगे उसी के साथ हम रूल भी कंप्लीट करेंगे। नाउ रजिस्ट्रेशन इन एनी टैक्स सिस्टम, रजिस्ट्रेशन मोस्ट फंडामेंटल रिक्वायरमेंट फॉर द आइडेंटिफिकेशन ऑफ टैक्स पेयर इंश्योरिंग टैक्स कंप्लायंस इन इकोनॉमी। सिंपल सी बात कहिए कि रजिस्ट्रेशन हर एक चीज के लिए सबसे ज्यादा जरूरी है, सबसे ज्यादा जरूरी है। खासकर आइडेंटिफिकेशन, हमें पता करना है कि टैक्स पेयर ने अपनी कंप्लायंस पूरे टाइम पे करे हैं, टैक्स पे कराए हैं कि नहीं, इसलिए रजिस्ट्रेशन सबसे ज्यादा जरूरी है। एज India is moving toward the digitalization, GST has provided an easy and simple way of payment of tax where the three electronic ledger, namely e-case ledger, e-credit ledger और e-liability ledger, हमने ऊपर अभी पढ़ा था 40 चैप्टर में, हमने इन तीनों के बारे में पढ़ा था, इस चैप्टर में पढ़ेंगे मगर हमने ऊपर भी पढ़ा था। ई कैश लेजर हमारे इसलिए था कि जब भी हम टैक्स पेमेंट कर रहे हैं तो उसमें दिखाएगा कि हमें कितना पे करना है। लाइबिलिटी कौन कौन से, जैसे इंटरेस्ट, डिफॉल्ट, फाइन, ये सारी चीजें। और इलेक्ट्रॉनिक क्रेडिट लेजर हमारे इनपुट टैक्स क्रेडिट के लिए बनाया गया था। ये सारी चीजें हमारे टैक्स पे करने में मदद करती है, ये तीनों लेजर हमारे टैक्स पे करने में मदद करती है। रजिस्टर्ड पर्सन इज रिक्वायर्ड टू मेंटेन अ प्रॉपर अकाउंट एंड रिकॉर्ड एंड कीप एट हिज रजिस्टर्ड प्रिंसिपल प्लेस ऑफ बिजनेस। जितने भी रजिस्टर्ड पर्सन है उनका सबसे पहला काम यही है कि जितने भी अकाउंट एंड रिकॉर्ड है उन्हें प्रॉपर तरीके से रिकॉर्ड करेंगे, और जहां उनका प्रिंसिपल प्लेस ऑफ बिजनेस है, वो जगह पे वो वहां पे रखेंगे, ठीक है। नाउ टू फैसिलिटेट digitization, there is a facility to maintain account and other record in the electronic form under the GST। और जब से हमारा डिजिटलाइजेशन आया है वो एक और फैसिलिटी करी गई है कि जितने भी अकाउंट और अदर रिकॉर्ड है उन्हें हम इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म में भी रख सकते हैं अंडर द GST। नाउ registration of any business and entity under the GST law implied obtaining a unique number from the concerned tax authority for the purpose of collecting tax on behalf of the government and avail input tax credit for the tax on his inward supply. According to Section 22 Good and Service Act 2020 mandate that every person who has aggregate turnover, जितने भी आपका aggregate turnover more than 20 लाख रुपए चला जाता है, more than 20 लाख in any relevant financial year, कभी भी किसी भी फाइनेंशियल ईयर में is liable to register under this act। इसका मतलब बोला गया है कि जितने भी रजिस्टर्ड पर्सन है उन्हें एक यूनिक आइडेंटिफिकेशन न मिलना पड़ेगा किसी CBIC से, सेंट्रल बोर्ड इनडायरेक्ट एंड कस्टम अथॉरिटी, उनसे ऑब्टेन करने पड़ेगा यूनिक
नंबर, ठीक है। दूसरा कि जितने भी रजिस्टर्ड पर्सन जिनका एग्रीगेट टर्नओवर मोर देन 20 लाख रुपए जा रहा है, जिनका भी मोर देन 20 लाख रुपए जा रहा है, फाइनेंशियल रिलेवेंट फाइनेंशियल जिसमें काम उन्होंने स्टार्ट करा है, उन्हें रजिस्टर करवाने की जरूरत होगा अकॉर्डिंग टू सेक्शन 22 ऑफ द CGST एक्ट 2017। नाउ एक और चीज, विदाउट रजिस्ट्रेशन अ पर्सन कैन नाइदर कलेक्ट टैक्स फ्रॉम हिज कस्टमर नॉर क्लेम एनी इनपुट टैक्स क्रेडिट ऑफ पेड बाय हिम। इसका मतलब जो भी पर्सन अगर वो रजिस्ट्रेशन नहीं करवाता, हमने कहा है कि रजिस्ट्रेशन कंपलसरी है, रजिस्ट्रेशन कंपलसरी है, तो रजिस्ट्रेशन नहीं करवाता है, क्यों ना वो कंपोजिशन ले भी हो, सेक्शन 10 जो हम पढ़ रहे थे, कंपोजिशन ले भी हो, उसे रजिस्ट्रेशन करवाना जरूरी है, ठीक है। अगर वो रजिस्ट्रेशन नहीं करवाता तो कस्टमर से क्या कलेक्ट नहीं कर सकता, इनपुट कलेक्ट टैक्स नहीं कर सकता। दूसरा, और वो इनपुट टैक्स भी क्लेम नहीं कर सकता, इनपुट टैक्स भी क्लेम नहीं कर सकता ना। However, where such make taxable supply of good or service or both from any of the special category state। अब स्पेशल कैटेगरी स्टेट क्या होता है ये भी पता चलेंगे। He shall be liable to be registered if his aggregate turnover in the फाइनेंशियल ईयर एक्सीडिंग 10 लाख रुपए। जितने भी स्पेशल कैटेगरी एक्ट है, अभी कौन कौन से वो बताएंगा। अगर जितने भी स्पेशल कैटेगरी स्टेट है, अगर उनका एग्रीगेट टर्नओवर कितना 10 लाख 10 लाख से ज्यादा जाता है, तो उन्हें रजिस्ट्रेशन करवाने की जरूरत है अंडर सेक्शन 22 में ऑफ CGST है। नाउ एज पर द नोटिफिकेशन 10 29 2019 central tax date March 2019, any person who is engaged in exclusively supply of good and whose aggregate turnover is more than 40 lakh is liable to registration अंडर द एक्ट। इसका मतलब जो भी जो भी पर्सन केवल गुड्स की सप्लाई कर रहा है, किसकी केवल गुड्स की सप्लाई कर रहा है, और उसका एग्रीगेट टर्नओवर जब 40 लाख रुपए से ज्यादा जा रहा है, तभी वो लायबल है रजिस्ट्रेशन करवाने के लिए। बाय द वे नहीं लायबल है वो रजिस्ट्रेशन करवाने के लिए। नाउ बात करते हैं GSTIN नंबर। द रजिस्ट्रेशन अंडर द GST इज अ परमानेंट अकाउंट नंबर। जब भी हम GST के अंदर रजिस्ट्रेशन करवाते हैं, ये एक परमानेंट अकाउंट नंबर होता है, बेस्ड एंड स्पेसिफिक स्टेट स्पेसिफिक। इसका मतलब हर एक स्टेट के लिए अलग अलग आपको GSTIN नंबर लेना पड़ेगा। GST आइडेंटिफिकेशन नंबर इज अ 15 डिजिट नंबर। कितना 15 डिजिट नंबर होता है। ये एग्जाम में आ चुका है, जब अब सबसे पहली बार टैक्स को MCQ में चेंज करा गया था, तो सबसे पहला क्वेश्चन यही आया था कि GST जो हमारा GSTIN नंबर है वो कितने डिजिट का होता है। तो हमें कितना 15 डिजिट नंबर एंड सर्टिफिकेट एंड रजिस्ट्रेशन incorporating the GSTIN is made available to the application upon the registration। सिंपल। अब बात करते हैं स्टेट स्पेसिफिक। क्या स्टेट स्पेसिफिक का मतलब, अगर मैं दिल्ली में मेरा बिजनेस है और मुंबई में भी बिजनेस है, गुजरात में भी बिजनेस है, तो मुझे हर जगह रजिस्ट्रेशन हर जगह से अपना GSTIN नंबर ऑब्टेन करना पड़ेगा। सिंपल ना। 15 डिजिट सिंपल। फर्स्ट 2 डिजिट इसका मतलब वेट ठीक है। ये हमारे 15 अंक, जब भी हमारे 15 अंक होते हैं GST नंबर, तो सबसे पहले जो 2 डिजिट होगा, ये 2 डिजिट जो होगा वो क्या करेगा, स्टेट कोड। इसका मतलब दिल्ली है तो DL लिखा होगा, वैसे एक स्पेसिफिक कोड स्टेट कोड होगा ना। दूसरा नेक्स्ट 10 डिजिट, यहां से 10 डिजिट जो 10 डिजिट होगा वो किस लिए होगा, वो आपका पिन नंबर जो होगा, आपका जो पैन कार्ड का नंबर होगा, वो नेक्स्ट 10 डिजिट होंगे। देन 13 डिजिट विल बी असाइन बेस्ड ऑन द नंबर ऑफ रजिस्टर्ड विद इन स्टेट। इसका मतलब जो 13 हमारा नंबर होगा, ये 13 नंबर जो होगा वो क्या होगा, वो स्टेट के अकॉर्डिंग आपको असाइन कर आपको दिया जाएगा। देन 14 डिजिट विल बी जेड बाय डिफॉल्ट। जो 14 डिजिट होगा वो हमेशा जेड होगा। एंड लास्ट डिजिट जो हमारा 15 डिजिट है वो क्या होगा, एक चेक कोड होगा, क्योंकि हर एक GSTI का नंबर जो है वो अलग अलग होना चाहिए, तो एक तरह का चेक कोड होगा ना।
Registration under the GST not tax specific, which means there is a single registration for all the tax, GST, UT, GST एंड सेल्स। इसका मतलब ये हमने कहा है कि स्टेट स्पेसिफिक होगा। इसका मतलब दिल्ली, मुंबई, अगर गुजरात में है तो हम हर जगह रजिस्ट्रेशन करवाएंगे। मगर ये नहीं बोला गया कि अगर हमें जीएसटी पे करना है, सीजीएसटी पे करना है तो उसके लिए अलग से हमें जीएसटी आईएन नंबर ऑब्टेन करना पड़ेगा। जीएसटी पे कर रहे हैं तो हमें अलग से जीएसटी आईएन नंबर ऑब्टेन करना पड़ेगा। वैसे यूटीजीएसटी और आईजीएसटी पे करने हैं तो हमें अलग से जीएसटी आईएन नंबर ऑब्टेन करना पड़ेगा। ये नहीं बोला गया, ठीक है। नाउ पर्सन लायबल फॉर द रजिस्ट्रेशन अंडर सेक्शन 22। हमें सेक्शन याद करते हुए चलना है कि कौन से सेक्शन में बोला गया है कि कौन कौन से पर्सन लायबल है फॉर द रजिस्ट्रेशन, कौन कौन से पर्सन लायबल है फॉर द रजिस्ट्रेशन। सो अकॉर्डिंग टू सेक्शन 22 of CGST Act 2017, person liable for the registration. Every supplier shall be liable to registration under this act in a state or union territory other than special category of state forum where he make taxable supply of good or service or both if aggregate turnover of in any financial year exceed 20 lakh rupees। सिंपल। उन्होंने कहा कि हर एक सप्लायर किसी भी स्टेट में, किसी भी यूनियन टेरिटरी में, अगर वो गुड्स और सब और सर्विस या फिर दोनों सप्लाई कर रहा है, अगर उसका एग्रीगेट टर्नओवर 20 लाख रुपए से ज्यादा जाता है तो उसे रजिस्ट्रेशन करवाना जरूर होगा, मगर अदर देन स्पेशल category state. Now, if a person taxable and exempt supply as a part of turnover from both would be added, determined whether aggregate exceed the threshold, इसका मतलब aggregate turnover, and if it does then restraint become the mandatory for the supplier। अब ये नहीं कहा जाएगा कि टैक्सेबल गुड्स भी वो सप्लाई कर रहे हैं, ठीक है, एग्जेम्प्ट सप्लाई भी वो कर रहे हैं, एग्जेम्प्ट सप्लाई भी कर रहे हैं गुड्स का, तो उन दोनों का इंक्लूड करा जाएगा जितने भी इनकम होगा, फिर इन दोनों को इंक्लूड करके एग्रीगेट टर्नओवर निकाला जाएगा। और एग्रीगेट टर्नओवर हमारा अगर 20 लाख से ज्यादा आता है तो हमें रजिस्ट्रेशन करवाना जरूरी होता है, मैंडेटरी हो जाता है। द सप्लायर बाय द एजेंट ऑन बिहाफ ऑफ द प्रिंसिपल वुड बी इंक्लूड इन एग्रीगेट टर्नओवर ऑफ बोथ द प्रिंसिपल एंड एजेंट। अब यहाँ पे क्या क्या आ गया, जैसे एग्जांपल लेते हैं, मान लिया जाए ए बी, ये जो हमारे हैं वो है प्रिंसिपल, पी लिख लेते सीधा और इन्हें दे देते ए, ठीक है। अब हमारे प्रिंसिपल इन्हें बोलते हैं गुड्स ट्रांसफर करने के लिए, गुड्स सप्लाई करने के लिए, और उनके बिहाफ पे गुड्स सप्लाई कर देते हैं। तो ए के जो सप्लाई करते हैं गुड्स, ए जो भी सप्लाई करते हैं गुड्स, अगर उससे जितनी भी इनकम आती है इनके में भी जोड़ा जाएगा। मान लीजिए 100 रुपए आई, ठीक है, तो 100 रुपए इनके इनकम एग्रीगेट टर्नओवर में इंक्लूड करा जाएगा, और साथ ही साथ प्रिंसिपल के भी इनकम में एग्रीगेट टर्नओवर में इंक्लूड करा जाएगा। सिंपल। नाउ रजिस्ट्रेशन मैंडेटरी एवरी प्लेस ऑफ बिजनेस फ्रॉम वेयर इन टैक्सेबल सप्लाई हैज बीन मेड। और हर एक जगह जरूरी होगा आपको रजिस्ट्रेशन करवाना कंपलसरी है, क्यों ना वो मुंबई से हो, क्यों ना वो दिल्ली से हो, क्यों ना वो गुजरात से हो, ठीक है। नाउ प्रोवाइड दैट वेयर सच पर्सन मेक टैक्सेबल सप्लाई ऑफ गुड और सर्विस और बोथ फ्रॉम एनी स्पेशल कैटेगरी स्टेट। अब स्पेशल कैटेगरी स्टेट कौन कौन से? मणिपुर, मिजोरम, नागालैंड, त्रिपुरा। ये क्वेश्चन जून 2022 में आया हुआ है, तो ये लिखा हुआ था कि विच वन इज द स्पेशल कैटेगरी और विच वन इज नॉट अ स्पेशल कैटेगरी स्टेट। तो मणिपुर, मिजोरम, नागालैंड, त्रिपुरा हमारे 4 जो हैं वो स्पेशल स्टेट कैटेगरी में इंक्लूड करे जाते हैं। He shall be liable to register if aggregate turnover in a financial year exceed 10 लाख रुपए। जो हमारे अदर देन स्पेशल कैटेगरी स्टेट है, अगर उनका 20 लाख से ज्यादा जाता है एग्रीगेट टर्नओवर, तभी उन्हें रजिस्ट्रेशन करवाना जरूरी है। मगर इन चारों के लिए, जो मणिपुर है, मिजोरम है, नागालैंड और त्रिपुरा है, इन लोगों का 10 लाख से भी ज्यादा जाता है तो उन्हें रजिस्ट्रेशन करवाना कंपलसरी है। कितना? 10 लाख से, ठीक है, यहाँ पे दिया हुआ। नाउ प्रोवाइड फर्दर दैट government may at request of a special category state or union territory and
on the recommendation of the counseling, and hence the aggregate turnover referred to first provision from the 10 lakh rupees to such amount not exceeding 20 lakh rupees for good and service. In the case of Arunachal Pradesh, Meghalaya, Sikkim, Uttarakhand, Puducherry, Telangana, and subject to such condition and limitation as notified. इन्होंने कहा कि गवर्नमेंट जो है वो कभी भी ऑन द रिकमेंडेशन ऑन द सहमति काउंसलिंग के सहमति के अकॉर्डिंग वो जो एग्रीगेट टर्नओवर दिया हुआ है 10 लाख रुपीस, एग्रीगेट टर्नओवर जो दिया हुआ है 10 लाख रुपीस, वो कभी भी इंक्रीज हो सकता है, कभी भी इंक्रीज हो सकता है, इंक्रीज होके 20 लाख से जा सकता है, 20 लाख से ज्यादा नहीं जाएगा। और 20 लाख जाएगा वो किन किन देशों के लिए जाएगा, किन किन स्टेट के लिए जाएगा? अरुणाचल प्रदेश, मेघालय, सिक्किम, उत्तराखंड और पुदुचेरी एंड तेलंगाना। सिंपल। नाउ provide also that government may at the request of state on the at the request of state, जब स्टेट की गवर्नमेंट को रिक्वेस्ट कर रही है और ऑन द रिकमेंडेशन ऑफ काउंसलिंग एंड हेंस द एग्रीगेट टर्नओवर फ्रॉम द 20 लाख टू सच अमाउंट नॉट एक्सीडिंग 40 लाख। जो अगर एक किसी स्टेट गवर्नमेंट ऑन द रिकमेंडेशन ऑफ काउंसलिंग हमें गवर्नमेंट से कह रही है कि हमारा जो एग्रीगेट टर्नओवर है 20 लाख, वो क्या कर दीजिए 40 लाख रुपीज, 40 lakh rupees in a case of supplier who is engaged exclusively supply of goods। किसका? केवल गुड्स की सप्लाई कर रहे हैं, ना कि सर्विस की, ना फिर दोनों की, केवल गुड्स की सप्लाई कर रहे हैं। सब्जेक्ट टू सच कंडीशन एंड लिमिटेशन एंड नोटिफाइड फॉर द सप्लाई देयर शैल लिमिट 20 लाख ओनली इन केस ऑफ जम्मू एंड कश्मीर, असम, हिमाचल प्रदेश और ऑल ओवर अदर स्टेट। सिंपल। नाउ यहाँ पर लिखा हुआ है स्पेशल स्टेट मणिपुर, मिजोरम, नागालैंड, त्रिपुरा, देयर शैल लिमिट अगर 10 लाख से ज्यादा है तो उन्हें रजिस्ट्रेशन करवाना जरूरी है। देयर शैल लिमिट मतलब एग्रीगेट टर्नओवर आपका, ठीक है, एग्रीगेट टर्नओवर। स्टेट यू और यूनियन टेरिटरी विद देयर शैल लिमिट ऑफ द 20 लाख फॉर द बोथ गुड एंड सर्विस। यहाँ पर हर एक एंड और की कीमत है, एंड मतलब गुड्स एंड सर्विस लिखा हुआ है, ठीक है। इसका मतलब वो दोनों चीज उनके इंक्लूड होने चाहिए, जब सप्लाई कर रहे हैं तो गुड भी और साथ ही साथ सर्विस भी होना चाहिए। हमारे यहाँ पर और होता, अगर और होता, या तो वो गुड की सप्लाई कर रहे हैं या तो सर्विस की सप्लाई कर रहे हैं, ये दोनों होता। तो कोई भी स्टेट और यूनियन टेरिटरी अगर दोनों चीजों का सप्लाई साथ ही साथ कर रहे हैं, अरुणाचल प्रदेश, मेघालय, सिक्किम, उत्तराखंड, पुदुचेरी एंड तेलंगाना, तो उनका 20 लाख एग्रीगेट टर्नओवर होने पे या फिर उससे ज्यादा उन्हें रजिस्ट्रेशन करवाने की जरूरत है। एंड विद देयर शैल लिमिट 20 lakh for the service and 40 lakh for the goods। जम्मू कश्मीर, असम, हिमालय और ऑल अदर स्टेट, इन सबको छोड़ के और कोई भी स्टेट अगर इनका ज्यादा जा रहा है 40 लाख और 20 लाख से ज्यादा, तो उन्हें रजिस्ट्रेशन करवाना कंपलसरी कहा गया है। नाउ according to section 22 subsection 2, every person who on the day immediately preceding the appointment day immediately he is registered to or hold a license under the existing law shall be liable to register in this fact from the appointment day। इसका मतलब जिस दिन पर्सन लायबल हो जा रहा है फॉर द रजिस्ट्रेशन, उसी दिन से वो रजिस्ट्रेशन माना जाएगा। नाउ liability to get the register in case of succession or otherwise। सक्सेशन मतलब आपको पता होगा कि उत्तराधिकारी, हम अपना बिजनेस किसी और को सौंप देते हैं, ट्रांसफर कर देते हैं, उस टाइम रजिस्ट्रेशन। वेयर अ बिजनेस कैरी ऑन बाय टैक्सेबल पर्सन रजिस्टर्ड अंडर दिस एक्ट इज ट्रांसफर whether on account of succession or otherwise to another person as a going concern, the transferee or successor as the case may be shall be liable to register with effect from the such date of transfer। इसका मतलब ए है, बी है, ए ने अपना ट्रांसफर कर दिया बिजनेस बी को जैसे चल रहा था वैसे बी को ट्रांसफर कर दिया। नाउ बी को जरूरी है कि वो रजिस्ट्रेशन करवाए, अगर ए रजिस्टर था तो बी को भी रजिस्ट्रेशन करवाना कंपलसरी अंडर सेक्शन 22 सबसेक्शन 3 की। Registration in case of amalgamation and demerger not with anything contained subsection 1 and subsection 3, subsection 3 और subsection 1 उन सबको ओवरटेक करते हुए in a case of transfer pursuant to section of scheme arrangement
for amalgamation or a case of demerger two or more company pursuant to order of High Court, Tribunal, otherwise the transfer shall be liable to register effect from the date on which the Register of Company issues certificate of incorporation give effect to such order of High Court or Tribunal. इसका मतलब हमारे सेक्शन 232 से आप पढ़ेंगे 241 तक, 241, 242, 245 ये सारे क्या अमलगमेशन डिमर्जर की बात करते हैं, अमलगमेशन डिमर्जर की बात करते हैं, ऑफ कंपनी एक्ट की बात कर रहा हूं मैं, ठीक है। तो जितने भी लोग हैं, जितने भी अमलगमेशन डिमर्जर होते हैं, वो क्या होते हैं, हाई कोर्ट और ट्रिब्यूनल के ऑर्डर के पास होने के बाद ही होते हैं। तो जब हाई कोर्ट और ट्रिब्यूनल ऑर्डर देता है, तो जितने भी ट्रांसफरी कंपनी है, जितने भी ट्रांसफरी कंपनी, इसका मतलब जिसको ट्रांसफर करा जा रहा है, जिसको जैसे ए है, बी अपना ट्रांसफर कर रही है ए को, सॉरी ए ट्रांसफर कर रही है बी को, तो बी क्या है, ट्रांसफर ही है हमारा, तो इन्हें रजिस्ट्रेशन करवाना कंपलसरी है, इन्हें रजिस्ट्रेशन करवाना कंपलसरी है। नाउ एग्रीगेट टर्नओवर का मतलब जैसे हम अभी ऊपर पढ़ते आ रहे हैं, shall include all supply made by taxable person whether or not his own account or made on behalf of the or principal। जितने भी सप्लाई कर रहा है एक पर्सन के द्वारा, एग्रीगेट टर्नओवर क्या होगा, जितने भी सप्लायर द्वारा सप्लाई करा जा रहा है किसी भी गुड्स का, सर्विस का, उसे इंक्लूड करा जाए, क्यों वो अपने बिहाफ पे कर रहा हो या फिर किसी और के बिहाफ पे कर रहा हो, एग्रीगेट टर्नओवर में इंक्लूड करा जाएगा। नो पर्सन नॉट लायबल फॉर द रजिस्ट्रेशन, सेक्शन 22, अभी हमने 22 पढ़ा, पर्सन लायबल फॉर द रजिस्ट्रेशन। 23 कौन कौन पर्सन नॉट लायबल फॉर द रजिस्ट्रेशन, वो लायबल नहीं है रजिस्ट्रेशन के लिए। द फॉलोइंग पर्सन शैल नॉट बी लायबल फॉर रजिस्ट्रेशन, any person engaged exclusively in the business of supplying of goods or service, or both, they are not liable to tax or only exempt from the tax under this act or under the integrated good and service act। इसका मतलब कोई भी पर्सन जो या फिर गुड्स या फिर सर्विस या फिर दोनों का सप्लाई कर रहा है, दोनों को सप्लाई कर रहा है, और जो वो गुड सप्लाई कर रहा है वो पूरा का पूरा ना कि टैक्स कलेक्ट करने के ना ही उस पर टैक्स लगता है, तो उसे रजिस्ट्रेशन करवाने की जरूरत नहीं है। और कोई भी एग्रीकल्चरिस्ट एक्सटेंड ऑफ सप्लाई प्रोड्यूस आउट ऑफ कल्टीवेशन ऑफ लैंड, जितने भी खेती करने से जितना भी हमें प्रोड्यूस हो रहा उन सबको छोड़ के, उनके एक लिमिट दे के, जितने भी एग्रीकल्चरिस्ट हैं उन्हें रजिस्ट्रेशन करवाने की जरूरत नहीं है, उन्हें रजिस्ट्रेशन करवाने की जरूरत नहीं है। नाउ meaning of agriculturist has been defined under subsection 7 of section 2 of GST Act, means an individual या फिर undivided Hindu undivided family who undertaken the cultivation of land by the own labor या फिर by labor of family or by servant on wages payable in case or kind or by higher labor under the personal supervision of the person supervised family member, इन सब का क्या होगा, रजिस्ट्रेशन करवाना जरूरी होगा। सॉरी, इन सब का रजिस्ट्रेशन, इन सबको हम एग्रीकल्चरिस्ट कहते हैं। And the government may on the recommendation of counseling according to section 23 subsection 2 by notification specify the category of person who may be exempted from the obtaining registration। सेंट्रल गवर्नमेंट कभी भी किसी पर्सन को एग्जाम कर सकती है फ्रॉम द, मान लिया जाए कोई ऐसा नोटिफिकेशन आ जाए, कोई ऐसी जरूरत आ जाए, तो वो किसी भी पर्सन को एग्जाम कर सकती है फ्रॉम द ऑब्टेनिंग रजिस्ट्रेशन अंडर द जीएसटी एक्ट। नाउ और कौन पर्सन फॉलोइंग हैव ऑलरेडी बीन नोटिफाइड, इन्हें ऑलरेडी नोटिफाइड कर दिया कि कौन कौन से, जैसे यहाँ पे सेंट्रल गवर्नमेंट में बोला है कि कभी भी नोटिफाइड कर सकते हैं, कभी भी नोटिफिकेशन द्वारा स्पेसिफाई कर सकते हैं कि ये पर्सन रजिस्ट्रेशन के लिए लायबल नहीं है। और कौन इन सब पर्सन को पहले से नोटिफाइड करा गया, कौन कौन से पर्सन मेकिंग ओनली रिवर्स चार्ज सप्लाई, केवल रिवर्स चार्ज सप्लाई कर रहे हैं, उन्हें रजिस्ट्रेशन करवाने की जरूरत नहीं है। पर्सन हु आर ओनली एंगेज इन द मेकिंग और सप्लाई ऑफ टैक्सेबल गुड्स और सर्विस और बोथ, टोटल टैक्स ऑन विच is liable to be paid on reverse charge basis by the recipient of a good, such goods or service or both under the section 9 subsection 3 have been exempted from the obtaining the registration, उन्हें रजिस्ट्रेशन करवाने की जरूरत नहीं है। दूसरे, पर्सन मेकिंग इंटरस्टेट सप्लाई, इंटरस्टेट आपको पता होगा दो शहरों के बीच, दिल्ली और मुंबई, जैसे मैंने बताया था। पर्सन मेकिंग इंटरस्टेट सप्लाई ऑफ टैक्सेबल सर्विस इन अ फाइनेंशियल ईयर
एक्सेप्ट इन केस ऑफ स्पेशल कैटेगरी स्टेट ऑफ मिजोरम, त्रिपुरा, मणिपुर, नागालैंड, लिमिट 10 लाख रुपए। इन्होंने कहा कि कोई भी इंटर स्टेट सप्लाई हो रहा है टैक्सेबल सप्लाई का उन्हें भी रजिस्ट्रेशन करवाने की जरूरत नहीं है। इंटर स्टेट सप्लाई की बात हो रही है यहाँ पे। देन पर्सन मेकिंग इंटर स्टेट टैक्सेबल सप्लाई ऑफ नोटिफाइड हैंडीक्राफ्ट गुड, जितने भी हाथ से बने हुए गुड्स होते हैं अप टू 20 लाख रुपए, 20 लाख से ज्यादा नहीं जा रहे, 20 लाख से ज्यादा नहीं जा रहे इन एनी फाइनेंशियल ईयर, उन्हें भी रजिस्ट्रेशन करवाने की जरूरत नहीं है। मगर इन केस ऑफ मणिपुर, त्रिपुरा, नागालैंड, अगर लिमिट इनकी 10 लाख रुपीज दी हुई है। देन कैजुअल टैक्सेबल पर्सन मेक इंटर स्टेट टैक्सेबल सप्लाई ऑफ नोटिफाइड हैंडीक्राफ्ट गुड्स, जितने भी हैंडीक्राफ्ट गुड्स बना रहे हैं कौन, टैक्सेबल कैजुअल टैक्सेबल पर्सन, उन्हें भी रजिस्ट्रेशन करवाने की जरूरत नहीं है, उन्हें भी रजिस्ट्रेशन करवाने की जरूरत नहीं है। तो ये चारों चीज भी हम याद करके चलेंगे। नाउ बात करते हैं कंपल्सरी रजिस्ट्रेशन। Compulsory registration in certain cases, according to section 24, not with anything contained in subsection 1 of section 20। इसका मतलब 20 लाख, 40 लाख और 10 लाख से अगर ज्यादा जाता है उस पे हम उस सबको इग्नोर करते हुए उनको इग्नोर करते हैं। इसका मतलब इनका अगर कम होगा, 20 लाख से भी कम होगा, 40 लाख से भी कम होगा, 10 लाख से भी कम होगा, तभी उन्हें रजिस्ट्रेशन करवाना जरूरी है। उन लोगों की बात करते हैं अकॉर्डिंग टू सेक्शन 24। Following category of persons shall be required to be registered under this act. Person making any interstate taxable supply. However, the threshold limit of 20 lakh is in available interstate service of taxable service and notified handicraft board. कोई भी पर्सन अगर interstate taxable supply कर रहा है except interstate supply of taxable service और notified handicraft goods, तो उन्हें क्या है, रजिस्ट्रेशन कंपलसरी, उन्हें क्या है, रजिस्ट्रेशन कंपलसरी। देन कैजुअल टैक्सेबल पर्सन मेकिंग टैक्सेबल और कैजुअल टैक्सेबल पर्सन जो है उन्हें भी कंपलसरी रजिस्ट्रेशन करवाना, मगर उनको छोड़ के जो क्या करते हैं, इन इंटरस्टेट सप्लाई करते हैं नोटिफाइड हैंडीक्राफ्ट गुड का, या फिर अवेल बेनिफिट ऑफ एग्जम्पशन फ्रॉम द रजिस्ट्रेशन मेंशन। सिंपल। दूसरा, पर्सन हु रिक्वायर्ड टू पे अंडर रिवर्स चार्ज, कोई भी पर्सन जो पर्सन जिसको जरूरी है कि वो टैक्स पे करे अंडर द रिवर्स चार्ज मैकेनिज्म, उन्हें भी कंपल्सरी रजिस्ट्रेशन करवाना। पर्सन हु रिक्वायर्ड टू पे अंडर द सबसेक्शन 5 ऑफ सेक्शन 9, जो डाटा एंट्री कॉमर्स, इलेक्ट्रॉनिक कॉमर्स, डाटाबेस, ये सब लोग हैं वो सेक्शन 9 में इंक्लूड कर जाता है, तो उन सबका भी क्या है कि कंपल्सरी रजिस्ट्रेशन करवाना। नॉन रेजिडेंट टैक्सेबल पर्सन हु रिक्वायर्ड टू डिडक्ट टैक्स अंडर सेक्शन 51, टीडीएस जो डिडक्ट करा रहा है उनके लिए भी रजिस्ट्रेशन है। एंड वेदर और नोट सेपरेटली रजिस्टर्ड अंडर दिस एक्ट, पर्सन हु मेक टैक्सेबल सप्लाई ऑफ गुड और सर्विस ऑफ बोथ बिहाफ ऑफ अदर टैक्सेबल पर्सन वेदर एज एजेंट और अदरवाइज, कोई भी पर्सन अगर किसी के बिहाफ पे अगर कोई भी सप्लाई कर रहा है गुड या सर्विस, तो उन्हें क्या है, रजिस्ट्रेशन करवाना कंपलसरी है। और इनपुट सर्विस डिस्ट्रीब्यूटर, उन्हें भी रजिस्ट्रेशन करवाना कंपलसरी है। थ्रू द इलेक्ट्रॉनिक, कोई भी इलेक्ट्रॉनिक कॉमर्स ऑपरेटर हु इज रिक्वायर्ड टू कलेक्ट टैक्स अंडर सेक्शन 52, जो भी कलेक्ट करते हैं टैक्स एट सोर्स अंडर सेक्शन 52, वो भी जरूरत है। एवरी इलेक्ट्रॉनिक कॉमर्स ऑपरेटर हु इज रिक्वायर्ड टू अंडर सेक्शन 52, वो भी जरूरत है। एवरी पर्सन ऑनलाइन इंफॉर्मेशन एंड डाटाबेस access or retrieval service from place outside India to person India other than registered person। इन्होंने कहा कि कोई भी पर्सन किसी भी पर्सन को डाटा इंफॉर्मेशन दे रहा है या फिर कोई भी तरह का इंफॉर्मेशन दे रहा है, डाटा दे रहा है इन इंडिया फ्रॉम द आउटसाइड इंडिया, उसे भी रजिस्ट्रेशन करवाने की जरूरत है। और कोई पर्सन जो गवर्नमेंट द्वारा नोटिफाइड करा गया ऑन द रिकमेंडेशन ऑफ द काउंसिलिंग, उनको भी रजिस्ट्रेशन करवाना कंपलसरी। नाउ ये थे हमारे सेक्शन 24। यहाँ पर स्टेट दिए हुए हैं कि स्पेशल कैटेगरी स्टेट क्या है, 11, ये सारी चीजें स्टेट के बारे में बताया हुआ है। इन्हें हम एक तरफ से देख लेंगे। ये हमने पढ़ रखा है 12 चैप्टर में पूरा का पूरा, कौन कौन से स्टेट के इंक्लूड करे जाते हैं, 20 लाख 40 लाख लिमिट दिए हुए, कौन कौन से रजिस्ट्रेशन कंपलसरी है, कौन कौन से रजिस्ट्रेशन कंपलसरी नहीं है, वो ऊपर बताएगा। अब बात करते हैं प्रोसीजर फॉर रजिस्ट्रेशन सेक्शन 25।
अभी तक हमने क्या पढ़ा, 22 पढ़ा, जिसमें कौन थे, पर्सन लायबल है फॉर द रजिस्ट्रेशन, ठीक है। 23 पढ़ा, नोट लायबल, ठीक है। 24 पढ़ा, जो कंपलसरी है, जो कंपलसरी है उनका रजिस्ट्रेशन करवाना, जिनका कंपलसरी रजिस्ट्रेशन करवाना। अब प्रोसीजर फॉर रजिस्ट्रेशन, सेक्शन 25 के साथ साथ हम आगे चल के अभी हम क्या पढ़ेंगे, रूल पढ़ेंगे, जितने भी रूल्स हैं, जीएसटी, सीजीएसटी रूल्स 2017 के, ये इसलिए हम सेक्शन 25 बहुत अच्छे से पढ़ेंगे क्योंकि हमें दिमाग में रखते हुए चलना जब हम रूल्स पढ़ेंगे फॉर द रजिस्ट्रेशन। द टाइम लिमिट टू अप्लाई फॉर द रजिस्ट्रेशन, सेक्शन 25 सेक्शन सबसेक्शन 1 टाइम लिमिट देगा कि हमें रजिस्ट्रेशन कब करवाना है। पर्सन रजिस्टर अंडर सेक्शन 22 और 24, एवरी पर्सन who is liable to register himself under the CGST Act under the section 22 or 24 must do within a 30 day, क्या दे, within a 13 day from the date when they become first liable in every state or union territory in his liable। इसका मतलब जिस दिन आपका एग्रीगेट टर्नओवर 20 लाख, 40 लाख या फिर 10 लाख से ज्यादा जाता है, 10 लाख से ज्यादा जाता है, उसी दिन से आप उसी विदिन अ 13 डे से, विदिन अ 13 डे के अंदर आप क्या करवा ले, रजिस्ट्रेशन करवाना है आपको, सिंपल। प्रोविजन टू सेक्शन 25 सेक्शन 1, कैजुअल एंड नॉन रेजिडेंट टैक्सेबल पर्सन, जो हमारे कैजुअल टैक्सेबल पर्सन होते हैं, नॉन रेजिडेंट टैक्सेबल पर्सन होते हैं, उन्हें एटलीस्ट 5 डे प्रायर टू कमेंसमेंट ऑफ बिजनेस इन एवरी स्टेट और यूनियन टेरिटरी टू रजिस्ट्रेशन। इसका मतलब अगर मान लिया जाए कि 30 जून को वो बिजनेस स्टार्ट करने वाले हैं तो उन्हें 25 मई तक रजिस्ट्रेशन करवा लेना है। If proper officer doesn't take any action within 3 days of submission of application along with the necessary detail and document or within 7 days receiving the clarification so solicited, the application for grant of residence deemed to be approved। इसका मतलब अब मैं बता रहा हूँ, इसका मतलब इन्होंने क्या बोला, थोड़े से इन्हें इरेज कर लेते हैं। इन्होंने कहा कि जब भी आप एप्लीकेशन विद इन 13 डे में फाइल करते हैं, विद इन 13 डेज में आप फाइल करते हैं, ठीक है, तो अगर 3 डेज के अंदर, 3 दिन के अंदर अगर अप्रूवल नहीं आता है, अप्रूवल नहीं आता है, तो उसे मान लिया जाएगा कि वो डीम्ड अप्रूव्ड हो चुका है, डीम्ड अप्रूव्ड हो चुका है। अब क्या होता है कि जब हम एप्लीकेशन फाइल करते हैं विद इन 13 डे, विद इन 13 डे, तो जिस अथॉरिटी को, जिस ऑफिसर को हमने डॉक्यूमेंट या फिर डिटेल फाइल करे हैं, उसे लगता है कि ये गलत है, इन्हें सही करने की जरूरत है, उन्हें लगता है ये गलत है, उन्हें सही करने की जरूरत है, और भी हमें इंफॉर्मेशन की जरूरत है, तो क्या करते हैं, आपको एक नोटिस भेजते हैं। मान लिया जाए आपको उन्होंने नोटिस भेजा, और उस नोटिस को, जो भी वो नोटिस भेजते हैं, उनका आपको 7 दिन के अंदर, उनको आपको 7 दिन के अंदर उन्हें रिप्लाई करना होता है, रिप्लाई करना होता है। और रिप्लाई करने के बाद जब भी आप डॉक्यूमेंट फाइल कर रहे हैं, डॉक्यूमेंट फाइल करने के बाद अगर 7 दिन के अंदर आपको अप्रूवल, कोई भी चीज क्लैरिफिकेशन नहीं मिलती, कोई भी चीज की क्लैरिफिकेशन नहीं मिलते, तो मान लिया जाएगा कि वो भी आपको डीम्ड अप्रूव्ड हो चुकी, वो भी आपकी डीम्ड अप्रूव्ड हो चुकी है। तो ये बात करता है सेक्शन प्रोविजन 25 सेक्शन 1। सो आज के लिए इतना ही काफी, मिलता है नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। अगर आपने कुछ भी चैप्टर या फिर मेरी वीडियो से सीखा है तो प्लीज सब्सक्राइब करके ही जाना, और आपका फायदा भी है कि आपको रेगुलर वीडियो टैक्स लॉ से, अभी जीएसटी कंप्लीट कर रहे हैं, फिर टैक्स लॉ भी पढ़ेंगे, तो आपको बहुत फायदा होगा कि फ्री में सारी की सारी वीडियो प्रोवाइड होंगी। थैंक यू सो मच, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। हैव ए नाइस डे।